हम दिन में लगभग 20,000 बार एक काम करते हैं, मतलब बिना सोचे। और बिना रुके भी। हाँ बिल्कुल, बिना रुके। पैदा होने से लेके जीवन के आखिरी पल तक ये काम लगातार चलता ही रहता है। लेकिन आज जिन रिसर्च नोट्स का हम ये गहन विश्लेषण कर रहे हैं ना, उनका एक दावा है जो मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा। वो 90% वाला आंकड़ा ना। बिल्कुल, वो कहते हैं कि 90% लोग ये काम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हम सांस लेने की बात कर रहे हैं, और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये जो गलती है ना, ये चुपचाप हमारी उम्र कम कर रही है। और देखिए, ये कोई ऐसी छोटी मोटी गलती नहीं है जिसे हम बस ऐसी नजरअंदाज कर दें। जब हम सुनते हैं कि लोग गलत तरीके से सांस ले रहे हैं, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? यही ना कि भला सांस लेना कैसे गलत हो सकता है। हाँ, मतलब ये तो शरीर अपने आप संभाल लेता है। लेकिन जो डेटा आज हमारे सामने है, खासकर मिशन 180 द साइंस ऑफ डायफ्रामिक ब्रेथ कंट्रोल के जो अंश हैं, उनका मुख्य विषय है रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स, यानी सचेत होकर सांस लेने का विज्ञान। और ये हमारी पूरी समझ को ही पलट कर रख देता है। सही कहा। इन नोट्स को गहराई से पढ़ने के बाद मुझे भी एहसास हुआ कि सांस लेना केवल बाहर से हवा खींचना और छोड़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से हमारे शरीर के पूरे नर्वस सिस्टम और हमारी कोशिकाओं की उम्र को नियंत्रित करने वाला एक रिमोट कंट्रोल है। मतलब अगर इस रिमोट के बटन गलत दब रहे हैं तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ रहा है। बहुत सही उदाहरण है। इसे समझने के लिए मैं एक और उपमा के बारे में सोच रही थी। जरा कल्पना कीजिए कि गलत तरीके से सांस लेना वैसा ही है जैसे कोई अपनी कार को लगातार पहले गियर में ही चला रहा हो। अरे वाह! मतलब कार चलेगी तो सही, आप अपनी मंजिल तक भी पहुंच ही जाएंगे, लेकिन इंजन पर हर पल इतना भयानक दबाव पड़ रहा होगा कि वो समय से पहले ही पूरी तरह घिस जाएगा। ये कार के इंजन वाली उपमा एकदम सटीक बैठती है यहाँ। इंजन पर लगातार पड़ने वाला वो दबाव की ना, हमारे शरीर का क्रॉनिक स्ट्रेस है। और ये स्ट्रेस पैदा कैसे हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर हम जो हवा अंदर ले रहे हैं उसका तरीका क्या है। बिल्कुल। आज के हमारे नोट्स में उन लोगों के लिए एक बड़ा दिलचस्प नाम इस्तेमाल किया गया है जो हमेशा तनाव में रहते हैं। सेठ करोड़मल। सेठ करोड़मल? हाँ, आप अपने आसपास किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखिए जो हमेशा चिड़चिड़ा रहता हो, काम के बोझ तले दबा हो, तो उनके शरीर के हाव भाव में एक चीज आपको बहुत आम मिलेगी। उनके कंधे हमेशा उचके हुए दिखेंगे, मतलब जैसे हर वक्त कोई भारी बोरी उठा रखी हो गर्दन पर। एकदम सही। और उन उचके हुए कंधों का सीधा संबंध उनके सांस लेने के तरीके से है। अच्छा। सेठ करोड़मल जैसे लोग उथली सांसें यानी शैलो ब्रीदिंग लेते हैं। इसका मतलब यह है कि जब वे सांस लेते हैं तो हवा फेफड़ों की पूरी गहराई तक जाने के बजाय सिर्फ छाती के ऊपरी हिस्से तक ही जाती है। उनकी छाती थोड़ी सी ऊपर उठती है, गर्दन की मांसपेशियां तन जाती हैं और बस सांस बाहर आ जाती है। लेकिन यहाँ एक बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। बताइए। उथली सांस लेने से थकान क्यों होती है? मतलब हवा तो शरीर में जा ही रही है ना, भले ही फेफड़ों के ऊपरी हिस्से में जाए, तो फिर समस्या कहाँ आ रही है? समस्या यहीं पर है, और यहाँ एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल फैक्ट है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कौन सा फैक्ट? वो है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का प्रभाव। देखिए, हमारे फेफड़े ना एकदम स्पंज की तरह होते हैं, और क्योंकि हम इंसान सीधे खड़े होते हैं या बैठे रहते हैं, तो ग्रेविटी के कारण फेफड़ों के अंदर रक्त का प्रवाह सबसे ज्यादा निचले हिस्से में होता है। ओहो। फेफड़ों के निचले लोब्स में खून जमा रहता है जो हवा से ऑक्सीजन लेने का बस इंतजार कर रहा होता है। अच्छा, मतलब खून नीचे जमाए और उथली सांस लेने वालों की हवा सिर्फ ऊपर ही रह जाती है। बिल्कुल सही। उथली सांस लेने पर हवा फेफड़ों के ऊपरी हिस्से में आती है और वहीं से बाहर निकल जाती है। तो ऑक्सीजन नीचे तक पहुंचती ही नहीं। हाँ, नतीजा ये होता है कि ऑक्सीजन और रक्त का कभी सही से मिलन ही नहीं हो पाता। एक तरह से वो दोनों एक दूसरे को मिस कर देते हैं। ये तो बहुत ही अजीब स्थिति है। मतलब शरीर ऑक्सीजन खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैकेनिज्म गलत होने की वजह से ऑक्सीजन खून तक पहुंच ही नहीं रही है। और इसी वजह से शरीर में लगातार ऑक्सीजन की कमी बनी रहती है। अब जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? दिल को ज्यादा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। हृदय को उसी कमी को पूरा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हृदय तेजी से धड़कता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और शरीर की अधिकांश ऊर्जा बस खुद को किसी तरह चालू रखने में ही खर्च हो जाती है। इसीलिए उथली सांस लेने वाले लोग, जैसे कि हमारे उदाहरण के सेठ करोड़मल, हर समय थकान महसूस करते हैं। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी, क्योंकि ये ना एक खतरनाक दुष्चक्र या जिसे कहते हैं विशिष्ट साइकिल वैसा लग रहा है। कैसे? मतलब हम देख रहे हैं कि तनाव के कारण कंधे उचके हुए हैं और इंसान उथली सांस ले रहा है। हाँ। लेकिन मैं सोच रही थी
कि क्या थकान और अत्यधिक तनाव के कारण लोग उथली सांस लेते हैं, या फिर उथली सांस लेने की आदत के कारण शरीर में थकान और तनाव पैदा होता है? देखिए, विज्ञान तो यही कहता है कि ये दोनों तरफ से काम करता है। मतलब ये सच में एक दुष्चक्र है। अच्छा। लेकिन जो चीज इस दुष्चक्र को इतना खतरनाक बनाती है, वो सिर्फ एक खराब शारीरिक आदत नहीं है। तो और क्या है? ये वो रासायनिक प्रक्रिया है जो उथली सांस के कारण हमारे दिमाग में ट्रिगर होती है। तो चलिए इस रासायनिक प्रक्रिया की थोड़ी परतें खोलते हैं। मतलब सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपनी डेस्क पर बैठा है और अचानक उसके बॉस का कोई अर्जेंट ईमेल आता है, हाँ। तो सबसे पहली चीज क्या होती है? वो अपनी सांस रोक लेता है। हाँ, इंसान अनजाने में ही अपनी सांस रोक लेता है या बहुत छोटी और तेज सांसें लेने लगता है। तो शरीर के अंदर उस वक्त असल में हो क्या रहा होता है? इस सवाल का जवाब ना हमारे इवोल्यूशन यानी विकासवादी इतिहास में छिपा है। हमारे दिमाग का एक बहुत ही पुराना हिस्सा है जो हजारों सालों से नहीं बदला है। जब आदि मानव किसी शिकारी जानवर, मान लीजिए किसी शेर से अपनी जान बचाकर भागता था, तब उसकी सांसें तेज और उथली हो जाती थी। बचने के लिए शरीर खुद को तैयार करता था। बिल्कुल। अब आज के समय में जब बॉस का ईमेल आता है और आप उथली सांस लेते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम उस सांस को एक खतरे के अलार्म के रूप में पढ़ता है। अरे बाप रे! यानी दिमाग को लग रहा है कि कोई शेर पीछे पड़ा है और जान खतरे में है, जबकि असलियत में सिर्फ एक डेडलाइन मीट करनी है। एकदम सही। दिमाग को ये फर्क नहीं पता होता। उथली सांसों का सीधा मतलब है खतरा, और इसके कारण शरीर तुरंत फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। और इसका शरीर पर क्या असर होता है? इस सर्वाइवल मोड का सबसे बड़ा परिणाम ये होता है कि शरीर में कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन की बाढ़ आ जाती है। ये वही स्ट्रेस हार्मोन है ना, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। जी हाँ। देखिए, कॉर्टिसोल आपात स्थिति के लिए बहुत अच्छा है। अगर सच में शेर पीछे पड़ा हो तो यही हार्मोन जान बचाएगा। हाँ, तब तो जरूरी है। लेकिन जब ये लगातार उच्च स्तर पर रहता है, क्योंकि इंसान दिन भर उथली सांसें ही ले रहा है, तो ये शरीर की ऊर्जा को सोखने लगता है। ये शरीर में पुरानी सूजन या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये सेलुलर स्तर पर हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। विज्ञान में टीलोमियर्स नाम की एक चीज होती है। टीलोमियर्स, ये क्या होते हैं? ये हमारी कोशिकाओं के सिरों पर एक सुरक्षा कवच की तरह होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जूते के फीते के सिरों पर वो छोटा सा प्लास्टिक का कवर होता है ना। हाँ, ताकि फीता खुले नहीं और खराब ना हो। बिल्कुल। अब लगातार बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल उन टीलोमियर्स को तेजी से घिसने लगता है। ओहो। जैसे जैसे वो छोटे होते हैं, हमारी कोशिकाएं बूढ़ी होने लगती हैं और अंततः मर जाती हैं। तो उथली सांस सिर्फ थकान नहीं दे रही है, ये वास्तव में जैविक स्तर पर हमारी उम्र को कम कर रही है। ये बात सच में नजरिया बदलने वाली है। ये सुनकर तो लगता है कि हमें तुरंत अपनी आदतें बदलनी चाहिए। बिल्कुल बदलनी चाहिए। अगर उथली सांस का मतलब कॉर्टिसोल और बुढ़ापा है, तो जाहिर है इसके विपरीत जाने का कोई तो रास्ता होगा। आज के नोट्स गहरी और धीमी सांस लेने के विज्ञान के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, अगर उथली सांस खतरे का अलार्म है, तो गहरी और धीमी सांस सुरक्षा का सिग्नल है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्रिका सक्रिय हो जाती है, जिसे वेगस नर्व कहते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी और जटिल तंत्रिकाओं में से एक है। वेगस नर्व? हाँ, मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा तो है। ये दिमाग से निकलकर पेट तक जाती है शायद। जी बिल्कुल। लेकिन सांस लेने से इसका क्या लेना देना है? क्या फेफड़े सीधे इस नर्व को दबाते हैं या कुछ और विज्ञान है इसके पीछे? ये एक टू वे हाईवे की तरह है जो दिमाग और शरीर के प्रमुख अंगों के बीच संवाद करता है। अच्छा। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो फेफड़ों के निचले हिस्से में खिंचाव पैदा होता है। अब इस वेगस नर्व में ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो इस खिंचाव को तुरंत महसूस कर लेते हैं और फिर वो दिमाग को बताते हैं? बिल्कुल। जैसे ही उन्हें लगता है कि सांस गहरी और धीमी है, वे तुरंत दिमाग को संदेश भेजते हैं कि आसपास कोई शेर नहीं है, हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। मतलब ये शरीर को उस फाइट या फ्लाइट मोड से बाहर निकालने का एक मैकेनिज्म है। एकदम सही। अगर मैं इसे अपनी उस कार वाली उपमा से जोड़कर देखूं, तो क्या ये कहना सही होगा कि ये जो वेगस नर्व है, ये शरीर के स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए एक फिजिकल हैंड ब्रेक की तरह काम करती है? अरे ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। वेगस नर्व वाकई वो बायोलॉजिकल हैंड ब्रेक है। जैसे ही आपने एक गहरी सांस ली और वेगस नर्व ट्रिगर हुई, तनाव का वो पूरा सिस्टम जो कॉर्टिसोल पंप कर रहा था और पूरी गति से भाग रहा था, उसने तुरंत ब्रेक लगाकर खुद को रोक लिया। क्या बात है! और इसके रुकते ही शरीर रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी आराम और पाचन के मोड में आ जाता है। और शायद यही वो समय जब असली जादू होता है ना,
वो सेल्यूलर रिपेयर जिसके बारे में नोट्स में जिक्र किया गया है। बिल्कुल। जब शरीर को यकीन हो जाता है कि कोई खतरा नहीं है, तभी वो मरम्मत का काम शुरू करता है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आने के बाद शरीर उन रसायनों और हार्मोन्स को रिलीज करता है जो कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। तो टेलोमियर्स का क्या होता है फिर? टीलोमियर्स का घिसना धीमा हो जाता है, सूजन कम होती है और हमारा इम्यून सिस्टम फिर से मजबूत होने लगता है। ये पूरी तरह से एक एंटी एजिंग प्रक्रिया है जो हर एक गहरी सांस के साथ ट्रिगर होती है। तो चूंकि अब ये बात एकदम साफ हो गई है कि वेगस नर्व को सक्रिय करने, ऑक्सीजन को खून तक पहुंचाने और इस अद्भुत सेल्यूलर रिपेयर को शुरू करने के लिए गहरी सांस की सख्त आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल है। तो अब अगला बड़ा सवाल ये उठता है कि इसे सही तरीके से लागू कैसे किया जाए, क्योंकि जाहिर है हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में उस सेठ करोड़मल की तरह ही सांस ले रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है? कैसे सांस लेनी चाहिए? इस समाधान को समझाने के लिए ये रिसर्च हमें सेठ करोड़मल के बिल्कुल विपरीत एक और चरित्र से मिलवाती है, मास्टर दीनानाथ। मास्टर दीनानाथ, अच्छा नाम है। हाँ, ये चरित्र एक आदर्श श्वसन प्रणाली का प्रतीक है। मास्टर दीनानाथ जिस तकनीक का पालन करते हैं उसे मेडिकल और योगिक भाषा में डायाफ्रामिक ब्रीथिंग कहा जाता है। डायाफ्रामिक ब्रीदिंग। तो इसकी प्रक्रिया वास्तव में क्या है? मतलब ये उस आम छाती वाली सांस से कैसे अलग है? इसके नाम में ही इसका रहस्य छुपा है, डायाफ्राम। हाँ, ये हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे और पेट के ऊपर स्थित एक बहुत बड़ी छतरी या कहें तो पैराशूट के आकार की मांसपेशी होती है। अच्छा। जब मास्टर दीनानाथ नाक से गहरी सांस लेते हैं तो उनकी छाती या कंधे ऊपर नहीं उठते, बल्कि उनका पेट बाहर की तरफ फूलता है। एक मिनट, सांस तो छाती में जा रही है ना, फेफड़ों में जा रही है, तो फिर पेट क्यों फूल रहा है? यही तो रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। देखिए, जब आप सही मायने में गहरी सांस लेते हैं तो फेफड़ों के नीचे मौजूद वो पैराशूट जैसी मांसपेशी यानी डायाफ्राम सिकुड़कर नीचे की तरफ जाती है। इसके नीचे जाने से छाती के अंदर की जगह बढ़ती है और एक तरह का वैक्यूम बनता है। ओहो। और ये वैक्यूम हवा को खींचता है। बिल्कुल, ये वैक्यूम हवा को खींचकर फेफड़ों के बिल्कुल निचले हिस्से तक ले जाता है। याद है ना, वही निचला हिस्सा जहां खून ऑक्सीजन का इंतजार कर रहा होता है। हाँ, बिल्कुल। जहां उस ग्रेविटी ने खून को इकट्ठा कर रखा है। सही पकड़े हैं। अब चूंकि डायाफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है तो वो पेट के अंदर मौजूद अंगों को बाहर की तरफ धकेलता है। अच्छा। इसी वजह से जब हम सही तरीके से गहरी सांस लेते हैं तो छाती नहीं फूलती, बल्कि पेट बाहर की तरफ फूलता हुआ दिखाई देता है। मतलब ये तकनीक फेफड़ों की पूरी क्षमता का उपयोग कर रही है। हवा सीधे वेगस नर्व के रिसेप्टर्स को हिट कर रही है, नर्वस सिस्टम शांत हो रहा है और ऑक्सीजन सीधा खून में जा रही है। यही इस पूरी प्रक्रिया का मूल सिद्धांत है। इस रिसर्च में एक बहुत ही स्पष्ट नियम बताया गया है जिसे सबको याद रखना चाहिए। क्या है वो नियम? नियम यह है कि लंबी उम्र का राज फेफड़ों की गहराई में छुपा है। इसके लिए सिर्फ 2 चीजें करनी हैं। वो 2 चीजें क्या हैं? पहली, प्रति मिनट अपनी सांसों की संख्या को कम करना, और दूसरी, हर सांस की गहराई को बढ़ाना, यानी कम सांसें लेकिन गहरी सांसें। यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बहुत ही व्यवहारिक बात आ रही है। बताइए। मतलब जब हम कहते हैं कि सांस लेते समय पेट को बाहर की तरफ फूलना चाहिए, तो ये विचार ना आज के दौर में थोड़ा मुश्किल और अटपटा लग सकता है। अटपटा? ऐसा क्यों लगता है आपको? अरे जरा सोचिए ना, अगर हम आज के समाज और फैशन को देखें तो हमेशा लोगों को क्या सलाह दी जाती है? यही कि फिट रहो। हाँ, और खासकर ये कि अपना पेट अंदर खींच कर रखो। ओ हाँ, ये तो है। कपड़ों में फिट दिखने के लिए, तस्वीरों में अच्छा पोज देने के लिए या बस पतला दिखने के लिए लोग हमेशा अपने पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ कर रखते हैं। फ्लैट टमी का एक अजीब सा जुनून हर तरफ हावी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कोई भी अपना पेट ढीला छोड़कर उसे फूलने नहीं देना चाहता। ऐसा लगता है जैसे सुंदरता के ये सतही मानक हमारी प्राकृतिक श्वास प्रक्रिया और अंततः हमारे स्वास्थ्य को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। क्या बात है, ये बहुत ही शानदार और विचारणीय ऑब्जर्वेशन है। और अगर मैं इसे शारीरिक विज्ञान के नजरिए से देखूं तो ये 100% सच है। सच में? बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति फ्लैट टमी दिखने के चक्कर में लगातार अपने पेट की मांसपेशियों को अंदर खींच कर रखता है तो वो शारीरिक रूप से अपने डायाफ्राम को नीचे जाने से रोक रहा होता है। ओह, मतलब उसने उस पैराशूट को नीचे जाने का रास्ता ही बंद कर दिया है। एकदम सही। जब पेट की मांसपेशियां कसी हुई होंगी तो डायाफ्राम नीचे जा ही नहीं पाएगा, और जब डायाफ्राम नीचे नहीं जा पाएगा तो फेफड़े पूरी तरह से फैल नहीं पाएंगे। तो फिर वो इंसान सांस कैसे लेगा? नतीजा वही होगा, उस इंसान को मजबूरन फेफड़ों के ऊपरी हिस्से से ही सांस लेनी पड़ेगी। वो चाह के भी गहरी सांस नहीं ले पाएगा। और अनजाने में ही सही, वो व्यक्ति वापस उसी सेठ करोड़मल वाली स्थिति में पहुंच जाएगा।
उथली सांस, बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल और लगातार फाइट या फ्लाइट मोड। बिल्कुल। ये तो बहुत ही डरावना है। मतलब सिर्फ अच्छा दिखने की आदत असल में शरीर को अंदर से खोखला कर रही है। सुंदरता और दिखावे के चक्कर में लोग सच में अपनी उम्र कम कर रहे हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं है। और यही कारण है कि कॉन्शियस ब्रीदिंग यानी सचेत होकर सांस लेने का विज्ञान आज के समय में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हमें अपनी सांसों की गहराई पर फिर से ध्यान देना ही होगा और उस प्राकृतिक मैकेनिज्म को अपनाना होगा जो हमारे शरीर को रिपेयर करता है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें और इसके मुख्य निष्कर्षों को देखें, तो सबसे बड़ी बात जो उभर कर सामने आती है वो ये है कि सांस लेना कोई ऐसी स्वचालित प्रक्रिया मात्र नहीं है जिसे बस शरीर के भरोसे छोड़ दिया जाए। बिल्कुल नहीं। ये हमारे पास मौजूद एक बहुत ही शक्तिशाली मैकेनिकल टूल है। एक ऐसा टूल जिससे हम सक्रिय रूप से अपने क्रॉनिक तनाव को कम कर सकते हैं, अपने शरीर में बह रहे कॉर्टिसोल के स्तर को घटा सकते हैं और सही मायने में अपनी कोशिकाओं की उम्र को लंबा कर सकते हैं। बस जरूरत है तो इस बात की कि हवा को छाती से नीचे उतारकर डायाफ्राम तक ले जाया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जानकारी अपने आप में बहुत ही सशक्त करने वाली है। वैसे मिशन 180 के जो नोट्स हम देख रहे हैं उसमें एक और दिलचस्प बात का उल्लेख किया गया है। हाँ, वो आहार वाली बात ना। हाँ, उसमें ये इशारा दिया गया है कि आगे जाकर आहार शुद्धि और सही भोजन के चयन पर भी गहराई से चर्चा की जाएगी। और इससे ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि ये जो डायफ्रामिक ब्रीथिंग या सांसों पर नियंत्रण है, ये स्वास्थ्य की इमारत का केवल पहला चरण है। सिर्फ नींव है ये। बिल्कुल, ये वो बुनियादी नींव है जिस पर बाकी सारी चीजें जैसे कि पोषण और डाइट टिकी हुई हैं। सोच कर देखिए, अगर नींव ही सही नहीं है, यानी अगर शरीर लगातार तनाव के रसायनों से भरा हुआ है और पाचन तंत्र उस फाइट या फ्लाइट मोड के कारण बंद पड़ा है, तो खाना पचेगा कैसे? वही तो। आप चाहे दुनिया का सबसे अच्छा और सेहतमंद भोजन कर लें, उसका पूरा लाभ आपकी कोशिकाओं को कभी मिल ही नहीं पाएगा। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। मतलब पहले शरीर को ये महसूस कराना जरूरी है कि वो सुरक्षित है ताकि वो भोजन को सही से ग्रहण कर सके। एकदम सही। इस पूरी चर्चा ने ना मुझे एक बहुत ही गहरे विचार में डाल दिया है। हमने देखा कि कैसे तनाव से उथली सांसें ट्रिगर होती हैं और फिर उन उथली सांसों से शरीर का शारीरिक तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक कभी न खत्म होने वाला लूप। हाँ, तो अगर हम आज की आधुनिक दुनिया पर नजर डालें, जहां फोन पर हर दूसरे मिनट कोई नोटिफिकेशन बजता है, जहां सड़कों पर भारी ट्रैफिक है और हर इंसान एक अजीब सी तेज रफ्तार वाली जीवन शैली में भाग रहा है, तो क्या ये सभी चीजें चुपचाप हमारे सांस लेने की मैकेनिक्स को बदल रही हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या ये संभव है कि हमारा अपना बनाया हुआ ये पर्यावरण हमारी खुद की जानकारी के बिना ही हमारी हर सांस को उथला कर रहा है और धीरे धीरे हमारी उम्र को छोटा कर रहा है? शायद हाँ। मुझे लगता है ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को अपनी अगली सांस लेने से पहले जरूर विचार करना चाहिए।